जय हिंद साथियों, स्वागत है आज का सेशन 11th क्लास बिजनेस स्टडी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज नंबर 3 में। आज का जो सेशन होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर 2023 जो जैक बोर्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया है विद्यार्थियों के लिए। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय को व्यतीत करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। निम्न में से कौन एक आर्थिक क्रिया नहीं है। आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है सर, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक क्रिया नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं, यानी आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी व्हेन अ पर्सन आर डूइंग वर्क फॉर अर्निंग ऑफ वेल्थ। धन कमाने के उद्देश्य से किए गए कार्य को ही हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी एक व्यक्ति जो भी काम करेगा, ठीक है, उसमें वह धन के उपार्जन की बात करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, आर्थिक क्रिया कहेंगे, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। लेकिन आपसे प्रश्न पूछ रहा है इनमें से कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं है, नहीं है का प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ऑप्शन नंबर बी ट्रेडिंग इन गुड्स, प्रोफेशनल सर्विसेज समाज की सेवा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है समाज सेवा, सोशल सर्विस, ये हमारा क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सर, मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, यह कथन किसका है। क्या है सर, मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, यह कथन, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा जो है वो दिया गया है। ऑप्शन आपके पास है, हेन्ने साहब दिए हैं, मार्शल साहब दिए हैं, या विलर साहब दिए हैं, या फिर बार्टली बॉय दिए हैं। ठीक है, बार्टली बॉय साहब दिए हैं। तो यह जो मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, ठीक है, और यह कथन या स्टेटमेंट जो है वो कौन दिए हैं, विलर साहब दिए हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर है। विलर साहब जो है जिन्होंने इसके बारे में बताया था, बिजनेस इज लाइक वेदर इज विथ अस एवरी डे। ठीक है, यह स्टेटमेंट कौन दिए हैं, विलर साहब। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि क्वेश्चन नंबर 3, बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू। क्या बोल रहा है कि बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, व्यवसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं है। फिर से प्रश्न में क्या है, नहीं होती है। किसमें व्यवसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए सरकारी नीति में परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर बी अच्छे प्रबंध से, ऑप्शन नंबर सी कर्मचारियों की बेईमानी से, ऑप्शन नंबर डी बिजली गुल होने से। तो याद रखेंगे सर, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी के होने से क्या होगा, बिजनेस रिस्क अराइज होता है, यानी बढ़ता है। ठीक है, गुड मैनेजमेंट करने से बिजनेस रिस्क क्या होता है, बढ़ता नहीं बल्कि रिड्यूस होता है, खत्म होता है, न के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी कर्मचारियों की बेईमानी से, ठीक है, डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय, जब हमारे एम्प्लॉय जो है वो डिसऑनेस्ट हो जाए, बेईमान हो जाए, ठीक है, ठीक है, तो कर्मचारियों की बेईमानी से। ऑप्शन नंबर डी बिजली गुल होने से। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अच्छे प्रबंध से। जब हम अच्छा मैनेजमेंट करेंगे, गुड मैनेजमेंट करेंगे, तो इससे हमारा व्यावसायिक जोखिम जो है उसकी होने की संभावना क्या होगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आपसे पूछा जा रहा है कि कॉमर्स है, यानी कॉमर्स क्या है। तो सबसे पहले याद रखेंगे कॉमर्स जो है इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। वो क्या होता है, बिजनेस का पार्ट होता है। कैसे सर, देखिए बिजनेस को हम लोग क्लासीफाई करते हैं 2 हिस्से में, ठीक है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। बिजनेस को कितने हिस्से में क्लासीफाई करते हैं, 2 हिस्से में, ठीक है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। कॉमर्स को कितने हिस्से में डिवाइड करते हैं, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। जबकि इंडस्ट्री को डिवाइड करते हैं हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो आपसे क्या प्रश्न पूछ रहा है, कॉमर्स, कॉमर्स क्या है सर। तो कॉमर्स क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो कॉमर्स किसका पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं बिजनेस ये हो गया और इसमें हमारा क्या हो गया, कॉमर्स। यानी यह जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक है, यह जो हिस्सा है वह हिस्सा किसका है सर, कॉमर्स का है।
ठीक है, यानी बिजनेस का पार्ट है क्या हमारा कॉमर्स, यानी बिजनेस बड़ा होता है और कॉमर्स क्या होगा, छोटा होगा। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कॉमर्स है तो कॉमर्स क्या है सर, इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस का क्या है, एक पार्ट है, यानी करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, माइनिंग क्या है, खनन है, किस प्रकार का जो है आपसे पूछ रहा है, जेनेटिक इंडस्ट्री यानी जेनेटिक उद्योग, ऑप्शन नंबर बी निष्कर्ष उद्योग, ऑप्शन नंबर सी रचनात्मक उद्योग, ऑप्शन नंबर डी निर्माणी उद्योग। तो माइनिंग जो है सर वो निष्कर्ष उद्योग होता है, कैसा उद्योग होता है, निष्कर्ष उद्योग होता है, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, निम्न में से कौन विनिर्माण उद्योग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, निम्न में से कौन सा विनिर्माण उद्योग है। विनिर्माण उद्योग जो है वो कौन है, वो आपसे पूछा जा रहा है, भवन बनाना, पुल बनाना, चीनी बनाना और सड़क बनाना। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन होगा, शुगर यानी कि चीनी बनाना जो है वो किस प्रकार का इंडस्ट्री हो गया हमारा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 7, द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इन द हिंदू फैमिली बिजनेस, यानी आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि जो कर्ता होते हैं, कर्ता क्या होता है सर, कर्ता का मतलब हो गया द हेड ऑफ द फैमिली, किसी भी आप हिंदू ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो हेड होता है उसे कर्ता कहते हैं, और कर्ता का जो लायबिलिटी है वो कैसा होता है, अनलिमिटेड होता है, लेकिन रिमेनिंग जो मेंबर हैं, कर्ता के अलावा जो मेंबर हैं उनका जो लायबिलिटी वो लिमिटेड होगा, लेकिन कर्ता का लायबिलिटी कैसा होता है, अनलिमिटेड होता है, कैसा होता है सर, अनलिमिटेड होता है। याद रखेंगे द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इन द हिंदू फैमिली बिजनेस, ये क्या होगा, अनलिमिटेड होगा, यानी कि असीमित होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, सहकारी समिति का पंजीयन कराना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, तो याद रखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन कराना है वो कंपलसरी होता है। अगर आपसे पूछे कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना क्या होगा, तो कंपलसरी होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना क्या होगा, कंपलसरी होगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होगा, अनिवार्य यानी कि कंपलसरी, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल फॉर डूइंग मैक्सिमम गुड ऑफ सोसाइटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ डूइंग मैक्सिमम गुड ऑफ सोसाइटी, निम्न में से कौन सा समाज का अधिकतम ही कर सकता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यानी कौन सा निम्नलिखित में से जो उपरोक्त ऑप्शन आपको दिए हुए हैं उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है, वो क्या करे, समाज के हित की बात करे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिजनेस सक्सेस, ऑप्शन नंबर बी लॉ एंड रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर सी इथिक्स, ऑप्शन नंबर डी प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो बोला कि समाज का अधिकतम हित जो है सर, ठीक है, ये चारों ऑप्शन जो है वो सही है, लेकिन इस चारों ऑप्शन में से हमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन का चयन करना है। ये निम्नलिखित जो आपको ऑप्शन दिए हैं वो सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसमें से सबसे बेहतर ऑप्शन का चयन करेंगे और उस दृष्टिकोण से इसका करेक्ट आंसर होगा नैतिकता, यानी नैतिकता जो है यानी एथिक्स जो है वो सबसे ज्यादा आवश्यक है अपने समाज को अधिकतम विकास के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, that an enterprise must behave as a good citizen is an example of its responsibility towards, एक अच्छे उद्यम को अच्छे नागरिक की भांति व्यवहार करना चाहिए, यह किसके प्रति उत्तरदायित्व का उदाहरण है, ठीक है। तो देखा, गुड सिटीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स, स्वयं के प्रति, सेल्फ के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, कंज्यूमर के प्रति, तो समाज के प्रति। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, समाज के प्रति यानी कम्युनिटी सोसाइटी के प्रति, सोसाइटी के प्रति इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 11, नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग इज, बाह्य स्रोतीकरण की प्रवृत्ति होती है, यानी आउटसोर्सिंग, द नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ठीक है, व्यवसाय का संवर्धन, ऑप्शन नंबर बी उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं, ऑप्शन नंबर सी वर्तमान समय
की आवश्यकता, नीड ऑफ प्रेजेंट टाइम, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो याद रखेंगे जो हमारा आउटसोर्सिंग है, द नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग, ये उपरोक्त सभी होने चाहिए, यानी बिजनेस के विकास के लिए भी, ऑप्शन नंबर बी हाई क्वालिटी सर्विसेज के लिए भी, और नीड ऑफ प्रेजेंट टाइम के लिए, यानी उपरोक्त तीनों जो हैं वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त सही। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी चूजन फॉर अ रिस्की बिजनेस। आपसे पूछा जा रहा है जोखिमपूर्ण व्यवसाय के लिए व्यवसाय संगठन की कौन से रूप का चुनाव करना चाहिए। अगर आप रिस्की बिजनेस कर रहे हैं, बहुत हाईली रिस्क बिजनेस आपका है, तो वैसे केस में आप किस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का चयन करेंगे। तो आपने पढ़ रखा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन, सोल प्रोप्राइटरशिप आपने पढ़ रखा है, पार्टनरशिप आपने पढ़ा है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ रखा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पढ़ रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप रिस्की हाईली रिस्क बिजनेस करेंगे जिसमें जोखिम बहुत ज्यादा अधिक होगा, तो आप किस फॉर्म ऑफ बिजनेस का चयन करेंगे। तो याद रखेंगे जो बहुत ज़्यादा रिस्क, नेचर ऑफ रिस्क जो है वो किसी बिजनेस में बहुत ज़्यादा हाई है, तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एकल स्वामित्व यानी सोल प्रोप्राइटरशिप जो है हम उसका चयन करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 13, इन अ प्राइवेट एंटरप्राइजेज ऑडिट ई, निजी उपक्रम में अंकेक्षण कराना है। तो याद रखिएगा निजी कंपनी में जो है वो अंकेक्षण कराना जो है वो ऐच्छिक है यानी ऑप्शनल है, यानी कि अनिवार्य है, या अननेसेसरी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्राइवेट कंपनी में इन अ प्राइवेट एंटरप्राइजेज ऑडिट इज, यानी प्राइवेट कंपनी में जो है वो ऑडिट कराना क्या होगा सर, तो अनावश्यक नहीं, यह नहीं होगा, अनिवार्य नहीं, क्या होगा, ऐच्छिक होगा, यानी कि ऑप्शनल होगा। क्या होगा सर, ऑप्शनल होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ऑनर ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज इज, यानी सार्वजनिक उपक्रम का स्वामी होता है। ऑनर ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज इज, सार्वजनिक उपक्रम का स्वामी होता है, ठीक है। पब्लिक इंटरप्राइजेज का स्वामी कौन होगा, ऑप्शन नंबर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं, ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी फॉरेन कंपनी, ऑप्शन नंबर डी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। तो याद रखिएगा जो ऑनर ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज कौन होता है, गवर्नमेंट यानी कि सरकार। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 15, फीचर्स ऑफ ई बिजनेस इन इंडिया, यानी फ्यूचर ऑफ ई बिजनेस इन इंडिया, भारत में ई बिजनेस का भविष्य है। तो भारत में ई बिजनेस का भविष्य कैसा है सर, उज्जवल है, यानी कि ब्राइट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या होती है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या होती है। तो सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 होती है, और मैक्सिमम क्या होगी सर, मैक्सिमम अनलिमिटेड होगी। जबकि अगर आपसे पूछे कि प्राइवेट कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, और मैक्सिमम कितनी होती है, 200 होती है। आप याद रखेंगे प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, और पब्लिक में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी कितने होंगे, 7, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नॉर्मली, पूर्वाधिकारी अंशधारियों को साधारणता, यानी 2 तरह का शेयर होते हैं पढ़े, ठीक है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर से संबंधित प्रश्न है, नो वोटिंग राइट, ऑप्शन नंबर बी, लिमिटेड वोटिंग राइट, ऑप्शन नंबर सी, फुल वोटिंग राइट, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो है वो वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है, यानी कि मत देने का अधिकार नहीं होता, नो वोटिंग राइट्स। क्वेश्चन नंबर ए का, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे सर क्वेश्चन नंबर हमारा 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, ईच वन विच आर कॉल्ड, कंपनी की पूंजी विभिन्न हिस्सों में विभाजित होती है, प्रत्येक हिस्से को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं यानी शेयर कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, या लाभ कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं सर, शेयर कहते हैं, शेयर का यानी अंश का। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, ईच वन ऑफ विच आर कॉल्ड शेयर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ए करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज औद्योगिक वित्त निगम है, क्या है सर? तो पब्लिक कॉर्पोरेशन है। कैसा है? सार्वजनिक निगम है, यानी पब्लिक कॉर्पोरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का स्कोप यानी क्षेत्र कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए स्थानीय होता, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय होता, ऑप्शन नंबर सी अंतरराष्ट्रीय होता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी का जो स्कोप है वो कैसा होगा सर? अंतरराष्ट्रीय होगा, यानी कि इंटरनेशनल होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, द मोस्ट सुटेबल अकाउंट फॉर अ बिजनेसमैन, व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त खाता, द मोस्ट सुटेबल अकाउंट फॉर बिजनेसमैन। याद रखेंगे बिजनेसमैन के लिए सबसे सुटेबल जो है वो अकाउंट करेंट अकाउंट होता है। सैलरी वाले पर्सन के लिए सबसे सुटेबल जो है वो सैलरी अकाउंट होता है। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा खाता है जिसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो आप बताएंगे करंट अकाउंट में है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कौन सा अकाउंट में दिया जाता है, तो आप बताएंगे करंट अकाउंट में दिया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बिजनेसमैन के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो खाता यानी अकाउंट कौन होता है, तो आप बताएंगे करंट अकाउंट यानी चालू खाता। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, निम्न में से कौन क्या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जी बिल्कुल आता है। ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि एटीएम, देखो ये कुछ और नहीं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन मतलब कुछ और नहीं बल्कि क्या है सर? ये एटीएम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेबिट कार्ड, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो है ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द एबव, तो उपरोक्त सभी जो हैं वो क्या है सर? इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। ये सभी जो हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के पार्ट हैं। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, अग्नि बीमा की अवधि होती है, द पीरियड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज, लाइफ इंश्योरेंस, द पीरियड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का जो पीरियड है वो कितने साल के लिए होता है? 1 साल, 1 ईयर्स के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज, क्या पूछा जा रहा है कि बीमा का मूलभूत उद्देश्य, जब आप बीमा कराते हैं यानी कि जब आप इंश्योरेंस कराते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विनियोग करना, इन्वेस्टमेंट करना, या फिर लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जब भी हम बीमा करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है क्षतिपूर्ति, ठीक है। क्या होता है? क्षतिपूर्ति। हम क्षतिपूर्ति के वहन के लिए ही क्या करते हैं? बीमा कराते हैं यानी कि इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, स्पीड पोस्ट सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया, आपसे क्या पूछ रहा है कि स्पीड पोस्ट सर्विस जो है, ठीक है, वो भारत में कब शुरुआत किया गया? तो स्पीड पोस्ट सर्विस जो है वो भारत में 1986 में जो है वो भारत में जो है वो स्पीड पोस्ट का शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 26, इन इंडिया इंटरनेट इज यूज्ड, इंडिया में इंटरनेट का प्रयोग होता है, ठीक है। इंडिया में इंटरनेट का प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर ए लाइब्रेरी में, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल सर। ऑप्शन नंबर सी बैंक में, यानी उपरोक्त तीनों जगह पे जो है वो क्या होता है? इंटरनेट का प्रयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी जगह यानी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, आपसे पूछा जा रहा था वेयर हाउस वेयर हाईली प्रिसिबल गुड्स, यानी वैसे गुड्स जो बहुत नाशवान प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, उस तरह के गुड्स को आप कहाँ रखते हैं? तो उस तरह का गुड्स को हम लोग कहाँ रखेंगे सर? शीत भंडार गृह में यानी कोल्ड स्टोरेज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी। आप देखते भी होंगे वैसे चीजें जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, ठीक है, उस चीज़ों को मम्मी जो है वो कहाँ पे रखती है? फ्रीज में रखती है, ठीक है।
तो बस वही तो समझना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी आर, अंशधारी होते हैं, कैसे होते हैं सर? तो जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं? ऑनर होते हैं। क्या होते हैं? ऑनर होते हैं, यानी अंशधारी जो हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछ रहा है विच टाइप ऑफ यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय वेयर हाउस। वेयर हाउस जो है सर वो क्या करता है, किस प्रकार के यूटिलिटी को क्रिएट करता है? तो आप याद रखेंगे वेयर हाउस जो है वो टाइम यूटिलिटी यानी कि समय उपयोगिता का सृजन करता है। समय उपयोगिता का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो वेयर हाउस, ठीक है, के द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 29 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है पेड ऑन डिवेंचर, पेड ऑन डिवेंचर ऋण पत्रों पर दिया जाता है, क्या दिया जाएगा? ब्याज दिया जाएगा, किराया दिया जाएगा, लाभांश दिया जाएगा या लाभ दिया जाएगा? ठीक है, रेंट थोड़ी लिए हैं जो हम लोग किराया देंगे, यस या नो सर? हम लोग डिवेंचर लिए हैं और डिवेंचर में क्या दिया जाता है? तो डिवेंचर में इंटरेस्ट दिया जाता है, जबकि शेयर में क्या देते हैं? शेयर में डिविडेंड देते हैं यानी लाभांश देते हैं। ठीक है, तो पेड ऑन डिवेंचर, डिवेंचर जो है इसमें क्या देंगे हम? ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे कि जो डिवेंचर पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो क्या होता है? कंपलसरी नेचर का या नेसेसरी नेचर का? तो आप बताएंगे सर ये कंपलसरी नेचर का होता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 फाइनेंस रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर इज, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त वित्त क्या कहलाती है सर? तो अंशों के निर्गमन पर प्राप्त वित्त जो है वो लॉन्ग टर्म की कहलाएगी। ठीक है, यानी अति अल्पकालीन, वेरी शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। क्या हमने बताया? लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालीन प्रवृत्ति की होती है। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा? ऑप्शन नंबर ए लार्ज स्केल बिजनेस, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल बिजनेस, ऑप्शन नंबर सी कंपनी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो याद रखेंगे एक रीजन यानी एक क्षेत्र को, ठीक है, संपूर्ण विकास के लिए जो छोटे उद्योग होते हैं, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आएंगे सर क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 इनमें से कौन सी लघु उद्योग की समस्या नहीं है? नहीं है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, समस्या नहीं है। नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ अ स्मॉल बिजनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस? प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए कौन कौन सा है? तो अपर्याप्त वित्त, ये तो प्रॉब्लम है, बेचारे स्मॉल बिजनेस के पास क्या है? कैपिटल, लैक ऑफ कैपिटल होते हैं, तो ये तो प्रॉब्लम हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या बोला है? ऑप्शन नंबर बी बोला लैक ऑफ ट्रेंड पर्सन, जी सर इनके पास ट्रेंड पर्सन की भी क्या होता है? कमी होता है। ऑप्शन नंबर सी ओल्ड टेक्नोलॉजी, इनके पास जो टेक्नोलॉजी होते हैं वो भी कैसे होते हैं? ओल्ड होते हैं, यानी पुराने प्रवृत्ति के होते हैं, नए तकनीक नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी स्थानीय मांग, लोकल डिमांड जो है सर वो स्मॉल बिजनेस का फीचर्स है, विशेषता है, ना कि इसका प्रॉब्लम है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा 33 का डी नंबर, स्थानीय मांग, लोकल डिमांड। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये तो क्या है? प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 34 में। 34 जो है आपसे पूछा जा रहा है रिटेलर सेल्स गुड्स टू, आपको याद रखेंगे रिटेलर किसको गुड्स को सेल करते हैं? तो आपको हमने बताया है, सीक्वेंस बता दिया कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर किसको सेल करेगा? एजेंट को। एजेंट किसको सेल करेगा? होलसेलर को। होलसेलर किसको सेल करेंगे? रिटेलर को। और रिटेलर किसको सेल करेंगे? कंज्यूमर को। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? रिटेलर सेल्स गुड्स टू, रिटेलर जो है वो सेल करता है गुड्स को, किसको करेगा? तो रिटेलर कंज्यूमर को करेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे 35 में। 35 आपसे पूछ रहा है सुपर बाजार आर द एग्जाम्पल ऑफ, सुपर बाजार जो है यानी वह किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए डिपार्टमेंटल स्टोर का, ऑप्शन नंबर बी मेल ऑर्डर बिजनेस का, ऑप्शन नंबर सी मल्टीपल शॉप का, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव का। तो याद रखेंगे जो सुपर बाजार है वह उदाहरण है किसका? डिपार्टमेंटल स्टोर का, विभागीय भंडार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 36 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिपार्टमेंटल स्टोर
वेयर ओरिजिनेटेड, विभागीय भंडारों का जन्म किस देश में हुआ? तो विभागीय भंडार का जन्म जो है वो सर वो कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? 36 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 37। मेट रिसिप्ट इज इशूड बाय, कप्तान की रसीद निर्गमित किया जाता है, ठीक है, हॉकी टीम के कप्तान के द्वारा, भारतीय क्रिकेट की टीम के कप्तान के द्वारा, फुटबॉल क्रिकेट के कप्तान के द्वारा। आप बोलेंगे सर उदाहरण में है ही नहीं, जबरदस्ती का आप बोले जा रहे हैं, ठीक है। ओ सर क्षमा था, नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा हुआ है। जहाज का कप्तान के द्वारा, आयातकर्ता के द्वारा, निर्यातकर्ता के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो याद रखेंगे मेट रिसिप्ट जो है, ठीक है, वो मेट रिसिप्ट जो है वो जहाज के कप्तान के द्वारा यानी कैप्टन ऑफ शिप के द्वारा क्या किया जाता है? इशू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। नेक्स्ट देखेंगे सर क्वेश्चन नंबर 38। एक्सपोर्ट प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम, जो हमारा एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है वह स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है सर? तो याद रखेंगे इंटेंट से। कैसे शुरू होता है? इंटेंट को। और हमने आपको इंटेंट क्या होता है ये लास्ट क्लास में सीरीज नंबर 2 में हमने आपको सीरीज नंबर 2 में आपको अच्छे से बताया है कि इंटेंट क्या होता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम इंटेंट। क्वेश्चन 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन इंपोर्ट एक्सीड्स द एक्सपोर्ट्स देन बैलेंस ऑफ ट्रेड विल बी। आपसे पूछा जा रहा है कि जब आपसे पूछा क्या रहा है? जब एक्सपोर्ट अधिक हो जाए। तो याद रखेगा जब हमारा इंपोर्ट, आप समझिएगा कि जब किसी भी देश का इंपोर्ट क्या हो? अधिक हो। किससे अधिक हो? एक्सपोर्ट से। किससे अधिक हो? एक्सपोर्ट से। यानी जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो, वैसी दशा में, यानी हम जब किसी दूसरे देश से सामान ज्यादा खरीद रहे हैं और बेच कम पा रहे हैं, तो वह हमारे लिए अनफेवरेबल का सिचुएशन है। कैसा सिचुएशन है सर? अनफेवरेबल सिचुएशन है। कोई भी देश, कोई भी मुल्क ये चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा निर्यात करे, ज्यादा से ज्यादा आयात करे नहीं। तो हम ज्यादा आयात करेंगे और निर्यात कम करेंगे, तो ऐसी दशा को अनफेवरेबल सिचुएशन कहते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत, अगर हम निर्यात ज्यादा करें, ठीक है, और आयात कम करें, यानी कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें और इंपोर्ट कम करें, तो वैसा सिचुएशन को फेवरेबल सिचुएशन कहा जाता है। और जब हम इंपोर्ट ज्यादा करें और एक्सपोर्ट कम करें, तो वैसे सिचुएशन को अनफेवरेबल सिचुएशन कहा जाता है। फिर आप बोलेंगे सर अच्छा ऐसा करते हैं कि जब सर इंपोर्ट जो है और एक्सपोर्ट जो है अगर ये दोनों ही बराबर हो जाए, यानी कि कोई भी ऐसा मुल्क है जो इंपोर्ट भी जो है और एक्सपोर्ट दोनों अगर बराबर करता है, तो ऐसी दशा को क्या कहेंगे? तो उसे हम बैलेंस क्या कहेंगे? बैलेंस ट्रेड कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? बैलेंस ट्रेड कहेंगे, ठीक है। ये ना वो ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है और ना जी ज़्यादा वो जो है वो इंपोर्ट हो रहा है, दोनों इक्विलिब्रियम में है, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है दो क्या है? दोनों बराबर है, यानी इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है, ठीक है। तो इसका प्रश्न आपको समझा दिए हैं। इसका प्रश्न जो है आप खुद देंगे और खुद आप बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि हमने आपको समझा दिया है कि जब आपका इंपोर्ट ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट कम हो तो अनफेवरेबल, जब आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम हो तो क्या कहलाएगा? फेवरेबल। और जब आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस का सिचुएशन, इक्विलिब्रियम सिचुएशन। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 14, यह जो क्वेश्चन नंबर 14 है यह सेशन का अंतिम प्रश्न है। इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए उपयोगी प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा जा रहा है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो इसका अगर सरल और सहज उत्तर देना चाहें तो विश्व बैंक की स्थापना जो है वो दिसंबर 1944 में हुआ, ठीक है, यानी 1944 में हुआ। यानी कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1994। हेड क्वार्टर कहाँ है सर? इसका हेड क्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC यूएस में है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा इसके कुल कितने मेंबर हैं, ठीक है, इसके कुल कितने मेंबर हैं? तो इसके कुल मेंबर है 189। किसके मेंबर सर? वर्ल्ड बैंक के कुल मेंबर है 189। इसमें भारत भी एक क्या है? मेंबर है। और याद रखेंगे भारत जो है वो वर्ल्ड बैंक का फाउंडर मेंबर है। मीन्स व्हाट सर? मीन्स इसका ये हुआ कि भारत जो है जब वर्ल्ड बैंक की स्थापना हो रही थी, ठीक है, तो भारत जो है उस समय उपस्थित था,
ठीक है। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हो रहा था, ठीक है, 1944 में, ठीक है। कहां पे हो रहा सर, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के मदद से हो रहा था। तो भारत जो है वो वर्ल्ड बैंक का फाउंडिंग मेंबर है। और साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की स्थापना है, ये दोनों की स्थापना एक ही साथ हुआ है, ठीक है। अब और प्रेसिडेंट इसके कौन है, किसके प्रेसिडेंट, वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो डेविड मालपास साहब जी हैं। कौन है, डेविड मालपास साहब जी हैं, वो वर्ल्ड बैंक के क्या है, प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, ठीक है, द वर्ल्ड बैंक वाज क्रिएटेड एट द 1944 ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस अलोंग विद द आईएमएफ, जो हम आपको डिस्कस कर सकें। दूसरा बात, द वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये किस प्रकार का इंस्टीट्यूशन है, तो याद रखेंगे वो यह इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कौन, वर्ल्ड बैंक, दैट प्रोवाइड लोन एंड ग्रांट्स, ये क्या करता है, लोन देता है, साथ ही साथ वह ग्रांट देता है टू द गवर्नमेंट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्री, वैसे कंट्री का जिनका जो इनकम है वो लो होता है या मिडिल होता है, ठीक है, कंट्री, फॉर द पर्पस ऑफ परसुइंग कैपिटल प्रोजेक्ट। और क्यों देता है, ताकि वह अपने कैपिटल प्रोजेक्ट को वो क्या कर सके, कंप्लीट कर सके, क्या कर सके, कंप्लीट कर सके, ठीक है। साथ ही साथ जो है लिखा हुआ है, द बैंक एम्स लोन एट डेवलपिंग कंट्री टू हेल्प द रिड्यूसिंग पॉवर्टी, यानी गरीबी को खत्म करने के लिए, गरीबी को समाप्त करने के लिए वर्ल्ड बैंक क्या करती है, विकासशील देश साथ ही साथ अल्प विकसित देश यानी डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलपिंग कंट्री को लोन देती है, ऋण देती है, लेकिन ऋण जो है वो सस्ती रेट पे देती है। किसके तुलना में सर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तुलना में। याद रखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी जो है वह भी लोन प्रोवाइड करती है और वर्ल्ड बैंक भी लोन प्रोवाइड करती है। दोनों में बस फर्क इतना ही है कि वर्ल्ड बैंक जो है वह लोन, जो ऋण जो है वो सस्ती रेट पे देती है, जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो वर्ल्ड बैंक की तुलना में ऋण जो है वो महंगे देती है। साथ ही साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऋण तब देती है जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर में पहुंच जाती है। मींस व्हाट सर, यानी उस समय उस देश की इकोनॉमिक स्थिति बहुत ही खराब होती है, उस समय जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो ऋण देती है और ऋण का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही हाई है। अभी वर्तमान समय में देख सकते हैं, ठीक है, कि आईएमएफ से जो है वो पाकिस्तान ऋण लेने के बार बार प्रयत्न कर रहा है, ठीक है। यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ही जो है वो क्या करता है, ऋण देता है। लेकिन आप समझ जाइएगा कि कोई भी देश अगर आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ऋण ले रहा है, लोन ले रहा है, तो समझ लीजिए उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसकी इकोनॉमी जो है वो कहाँ पे आ गई है, वेंटिलेटर की स्थिति पे आ चुकी है, ठीक है, याद रखेंगे। और द वर्ल्ड बैंक इज द कलेक्टिव नेम फॉर द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD एंड द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यानी आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसको IBRD और साथ ही साथ जो है वो IDA, ठीक है, यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, ये दोनों का जो है एक ग्रुप है, ठीक है। और हम एक चीज और लास्ट में ध्यान रखेंगे कि जो वर्ल्ड बैंक है उसको हम लोग जो है एक और नाम से जानते हैं, वह नाम क्या है सर, तो आप याद रखेंगे IBRD। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो नोन एज, तो याद रखेंगे वर्ल्ड बैंक को हम लोग IBRD के नाम से भी जानते हैं। वर्ल्ड बैंक को किसके नाम से जानते हैं, IBRD के नाम से भी जानते हैं। व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ सर IBRD? IBRD का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब आप ये सारी कहानी को समझ लिए होंगे वर्ल्ड बैंक से संबंधित। अब आपसे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दे रखा है सर, ऑप्शन नंबर ए 1945, 1944, ऑप्शन नंबर सी 1932, ऑप्शन नंबर डी 1940। तो हमने पहले ही बता रखा था कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना दिसंबर 1944 में, ठीक है, यानी कि 1944 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपको, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखते नेक्स्ट, आज का जो हमारा सेशन था सीरीज नंबर 3, जो कि हम लोग जैक बोर्ड के द्वारा
2023 में जो मॉडल सेट दिया गया था हम लोग उसका डिस्कस कर रहे थे। यह सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी था। ठीक है, आपको इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए दिल की गहराइयों से आपको बहुत सारा धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच।